तो हेलो बच्चों, क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, उसको डील करने वाले हैं। उसमें जो जो फॉर्मूला लगता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले उसके सारे फॉर्मूला को और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और जो है एकदम कंसंट्रेशन के साथ, कहीं भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें डालूंगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है कि द्विघात, द्वि का मतलब होता है दो, और घात यानी कि कोई भी, जैसे हम लोग बहुपद पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, तो घात का मतलब क्या होता है कि उस बहुपद का मैक्सिमम पावर, उसको हम लोग घात कहते हैं। तो मतलब जिस समीकरण का घात यानी मैक्सिमम पावर अगर 2 हो जाए, मैक्सिमम पावर उसी को हम लोग घात कहते हैं। अगर 2 हो जाए तो उस समीकरण को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं कि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण का अगर मैं आपसे घात पूछूं, तो घात का मतलब जो समीकरण में चर है उसका अधिकतम पावर। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि चर जो है वो क्या है, तो x है, और यहाँ x का पावर क्या है, आपको 1 है, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ 2 है, और यहाँ 3। इसका मतलब इस समीकरण का घात कितना है, 3 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ले ले ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस समीकरण का घात, तो चर का घात कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 है। तो 1 और 0 में बड़ा पावर क्या है, 1 है। मतलब इस समीकरण का घात कितना है, 1 है, और ये भी द्विघात नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x² प्लस 5 बराबर 0, तो अब आप देखिए, तो यहां जो आपको चर दिया गया है x, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इस समीकरण का घात 2 है, और ये द्विघात है। जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 बता रहा है कि ये क्या है, समीकरण। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका भी घात आपको दिख रहा है 2 है, और ये भी द्विघात। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें भी अगर हम लोग देखें कि घात क्या है, 2 है, तो ये भी द्विघात है। अब देखिए, ये तो हुआ कि द्विघात समीकरण को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, मतलब जिस समीकरण का घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात कहते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण में एक चीज क्या है, जैसे कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें x² का जो गुणांक होगा, जैसे यहाँ a है, ये a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप द्विघात समीकरण के बारे में बताइएगा कि उस समीकरण में जो अगर x², जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 4 अगर नंबर है तब तो कोई बात नहीं। अगर कोई कांस्टेंट a b c इस तरह से आ गया, तो आपको यहाँ पे साइड में कंडीशन लिखना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ ले ले, सपोज कीजिए cx² प्लस dx प्लस f इज इक्वल टू 0, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा c नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ कंडीशन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू 3 आ गया। बट यहाँ a है, तो इस a को आपको लिखना पड़ेगा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ c है, ये c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आइए फिर से समझते हैं एक बार। तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा समीकरण है जिसमें समीकरण का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए।
यहाँ हम लोग देखे एक इक्वेशन लिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसका घात 3 था तो ये द्विघात नहीं है, इसका घात 1 था तो ये द्विघात नहीं है, इसका घात 2 है तो ये द्विघात है, घात 2 है तो द्विघात है, यहाँ भी घात 2 है तो द्विघात है। बट जब भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई भी अननोन कांस्टेंट हो ए बी सी डी, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा कि ये अननोन कांस्टेंट ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नोन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अननोन है जैसे यहाँ सी था तो सी अननोन था तो यहाँ लिखना पड़ेगा सी नॉट इक्वल टू 0। और यहां अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किस रूप में लिखा रहता है, हिंदी में कहते हैं हम लोग मानक रूप। तो ये समीकरण लिखा हुआ रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इस रूप में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी जब भी क्वेश्चन आपको रहेगा उसमें आपको द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है, कांस्टेंट है, इसमें एक्स लगा हुआ नहीं रहेगा। और इस समीकरण का जो चर है वो क्या है, एक्स है। मतलब इसको बोलेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है एक्स के चर में, यानी इस समीकरण का चर क्या है, एक्स है। अब हम चाहें तो दूसरे चर में भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम लिख दें ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है किसमें, तो y के चर में। यहां से अगर हम लिखें एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, यहाँ लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है s के चर में। इस समीकरण का चर क्या है, s है। इस समीकरण का चर क्या है, x है। इस समीकरण का क्या है, तो y है। मतलब कि समीकरण का चर जरूरी नहीं है कि x के ही फॉर्म में रहेगा, ये वेरिएबल आपको चेंज हो सकता है। आपको ध्यान से देखना है कि समीकरण इस रूप में होना चाहिए, चर इसका कुछ भी हो सकता है। एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब सबसे जरूरी बात क्या है, इस समीकरण का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये, यानी ये पार्ट तो इक्वेशन में होना ही चाहिए, ये और ये नहीं भी होगा तो चलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ एक और एग्जांपल देके समझाऊं, तो सपोज कीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है। और हम लोग देख रहे हैं ना तो इसमें x है और ना ही इसमें कांस्टेंट टर्म, लेकिन फिर भी क्या है, द्विघात समीकरण। तो ये वाला पार्ट इक्वेशन में होना ही चाहिए, तभी वो समीकरण क्या होगा, द्विघात होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो सबसे मेन जो पार्ट है इस द्विघात समीकरण का, सबसे मेन अंग वो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। मतलब जिस चर में द्विघात समीकरण है उस चर का पावर 2 उस इक्वेशन में होना ही चाहिए। अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो इसमें ये पार्ट है, लेकिन पावर तो इसका 3 हो गया, घात कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का मतलब कि जिस समीकरण में जो चर है उसका अधिकतम पावर 2 है, तभी वो समीकरण कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम लोग चेक क्या करेंगे, x का पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द्विघात समीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, ये होना चाहिए x का पावर, यानी जिस चर में द्विघात समीकरण है उसका पावर 2 होना चाहिए। 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता है, 2 ही होना चाहिए पावर। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 बिल्कुल है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ भी पावर कितना है, 2 है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे और इस सारे एग्जांपल से हम लोगों को पता चल गया कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है,
जहां ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, और एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अगर खत्म हो गया तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि द्विघात समीकरण का पहचान क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको जो है डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा, इस फॉर्म में दे देगा। सपोज कीजिए कि x प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और पूछा जाएगा कि बताइए ये जो आपको दिया गया है इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले फॉर्मूला लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा, और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो चेक करना है कि इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। कैसे, यहां देखेंगे तो a प्लस बी होल क्यू है, तो यहां से a प्लस बी का पावर 3 वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी वाला। फिर देखेंगे कुछ कैंसिल आउट होगा, और कैंसिल आउट होने के बाद जो लास्ट में एक्सप्रेशन बचेगा उसमें चेक करना है कि इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि द्विघात समीकरण का पहचान क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे अब कि द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और इसका कितना मेथड है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब उस पहचान के आधार पर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोग को द्विघात समीकरण का पहचान अच्छे से हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको कि 6 स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है a नॉट इक्वल टू 0। एकदम दिमाग में ये बैठा लेना है। चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का वेरिएबल है उसका पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल है x और 2 पावर है कांस्टेंट पे, मतलब ये नहीं है। क्रॉस मैं लगाऊंगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। जिसमें टिक करूंगा तो वो है। चलिए यहां चेक करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, बट a इज इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट इसका जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल है, मतलब x स्क्वायर खत्म, मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको द्विघात समीकरण आए तो पहले आप इस फॉर्म में ले आइए, अगर नहीं है तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो पहले ले आइए। तो यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो अब हम लोग अगर देखें यहां से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब बच जाएगा हम लोग को 3x इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो इस समीकरण का घात कितना है, तो 1 है x का, यानी जो इसका चर है उसका घात 1 है, मतलब ये समीकरण भी द्विघात नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसको अगर हम चेक करें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2x 2ab, 2x प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस में 4। तो देखिए आप ये 2x और 2x को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं यहां से। तो x स्क्वायर, इस 4 को हम इधर ले आए तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण का घात कितना है, 2 है, और x स्क्वायर का गुणांक 0 भी नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको चेक करते हैं। तो यहां भी हम लोग को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम लोग ले आते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल क्यू, तो क्या हो जाता है a क्यू माइनस बी क्यू, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस में 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। अब देखिए तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, और ये हो जाएगा आपको 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये x। तो यहाँ से देखिए एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 2, तो देखिए बराबर को उधर 0 होना चाहिए, तो सबको उठा के इधर कर लेते हैं,
माइनस में 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस में 6x स्क्वायर इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में 12x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 6 यहाँ 4 यानी प्लस में 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से x वाला टर्म देखेंगे तो -12 माइनस x माइनस में 13 x हो जाएगा, और यहाँ 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप मैच कीजिए कि ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, और इस समीकरण का घात भी कितना है तो 2 है, मतलब ये भी हो जाएगा। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड चेक किए तो ये भी नहीं आया, फोर्थ है हम लोग का, और फिफ्थ भी है हम लोग का, यानी ये और ये फोर्थ हम लोग यहाँ चेक किए हैं तो इसका भी घात 2 आया था, फिफ्थ हम लोग यहाँ चेक किए इसका भी घात 2 आया था। तो 4 और फिफ्थ है, 3 नहीं है, 2 नहीं है और 1 नहीं है। तो इस तरह से अब आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण का हम लोग पहचान कैसे करते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल किसको कहते हैं और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, तो हम लोग सीख चुके हैं पहचान कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं हो। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जहां abc क्या है तो a हो गया आपको x स्क्वायर का गुणांक, उसके बाद यहां से b हो गया आपको x का गुणांक, और c जो है ये आपका है अचर पद। क्लियर है बात? तो अब देखिए यहां से अब हम लोग सीखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट्स हम लोग निकालेंगे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मूल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जिस रूप में है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू, x का जो मान समीकरण को संतुष्ट करे उसे उस समीकरण का मूल कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां हम क्या बोल रहे हैं कि यहां द्विघात समीकरण का जो चर है वो x है, तो इसका मतलब x का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, और x का जो मान कहने का मतलब कि x का एगो मान नहीं आएगा, x का मान 2 आएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि जिस समीकरण का जितना घात होता है उस समीकरण में जो चर है उसका उतना मान निकलता है। अगर एक घात है तो x का एगो मान निकलेगा। याद कीजिए कि हम लोग पिछले क्लास में यहाँ पे पढ़े हैं कि जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ x का पावर कितना है 1, मतलब समीकरण का घात 1 है, तो मतलब इस में x का मान केवल -2 आएगा, मतलब केवल x का एक मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। वही अगर समीकरण का घात 2 आ गया मतलब x का 2 मान निकलेगा। तो इसलिए हम लिखे हैं x का जो मान समीकरण को संतुष्ट करे उसे उस समीकरण का हम लोग मूल करते हैं, यानी रूट्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x का वैल्यू आ गया अल्फा और बीटा, 2 मान जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं। x का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 2 वैल्यू आया, एक को हम लोग अल्फा कंसीडर करते हैं, एक को बीटा। इसका मतलब अल्फा भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और बीटा भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, और ये दोनों कहलाएगा इस द्विघात समीकरण का मूल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के जगह पे अल्फा रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो हम लोग अल्फा अगर रखें तो a
अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर भी कितना हो जाएगा 0। मतलब x के जगह अगर अल्फा रखे तो समीकरण को संतुष्ट किया, इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 आ गया। और साथ ही साथ अगर हम बीटा भी रखें यहां से a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। मतलब अल्फा भी इसको संतुष्ट करेगा और बीटा भी इसको संतुष्ट करेगा और अल्फा बीटा दोनों इस समीकरण का कहलाएगा क्या चीज, तो मूल कहलाएगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 7, 8 सब में हम लोग पढ़े हैं एक गुणनखंड। जैसे सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, बहुपद है। और अगर इसको हम 0 के इक्वेट कर दिए तो ये हो गया क्या चीज, समीकरण। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गुणनखंड में रूल क्या होता है कि बीच वाले टर्म को ऐसे हम लोग दो भाग में बांटे ताकि जोड़ने पर इसके बराबर हो जाए और गुना करने पर इसके और इसके यानी फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर हो। तो अब आप बताइए कि मैं यहाँ दो बॉक्स बनाता हूं, दो बॉक्स, एक ये और एक ये, इसमें जोड़ने पर 5 होना चाहिए और गुना करने पर सिर्फ मैं संख्या ले रहा हूं तो 6 होना चाहिए। तो हम लोग के दिमाग में आ जाएगा कि अगर हम 2 और 3 ले ले तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। मतलब 2 और 3 इसका जो है गुणनखंड हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर x कॉमन ले ले तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां से 3 कॉमन ले ले तो x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे x का वैल्यू तो -2 और यहां से -3। तो क्या देख रहे हैं, समीकरण था क्या चीज, द्विघात। ये द्विघात समीकरण है, इस रूप में आ रहा है और इसको सॉल्व किए हम लोग तो x का 2 वैल्यू आया। तो हम पहले ही बताए थे कि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, इसीलिए लिखे हैं x का जो मान। इसका मतलब x का जो मान में यहाँ -2 और -3 आया। तो एक अल्फा अगर हम देखें तो अल्फा के बदले में -2 और बीटा के बदले में -3, और ये -2 और -3 इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाया, तो मूल कहलाया। इस तरह से हम लोग समझे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो जो द्विघात समीकरण जिस चर से बना हुआ है उस चर का जो हम लोग मान निकालेंगे और वही मान कहलाएगा उस समीकरण का क्या चीज, मूल। और हम लोग जनरली डिनोट करते हैं उसको क्या चीज से, अल्फा और बीटा से। तो इस तरह से हम लोग जो है मूल के बारे में समझे। आइए इसके लिए हम लोग कुछ और सवाल लेते हैं और मूल निकालने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हम लोग इसी मेथड से बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। और भी मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन पहले हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से ही 2-4 सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मूल का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए। तो हम लोग सीखे द्विघात समीकरण का पहचान, उस पर सवाल भी किए, फिर सीखे मूल क्या होता है। अब इस पे सवाल करेंगे और मेथड अभी हम लोग का होगा गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो आप सबसे बड़ा गलती यहां ये मत कर दीजिएगा कि इस एक्स स्क्वायर है तो एक यहां से काट दिए फिर आपको एक्स का एक वैल्यू मिलेगी और आप फंस जाइएगा। तो ये गलती कभी नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में कि यहां से हम लोग 2x है तो एक x काट दिए, x का वैल्यू यहां से हम लोग देखेंगे कट के 1 हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जब भी निकलेगा तो 2 मूल निकलेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x को उठा के आप इधर कर लीजिए। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x ले लेंगे कॉमन तो बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए एक बार x को कर देंगे 0 के बराबर और x माइनस 1 को कर देंगे तो यहां से एक वैल्यू 0 आ गया और दूसरा वैल्यू 1 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x का 2 वैल्यू आया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 टर्म आया तो ऐसे सॉल्व करना, 3 टर्म वाला वही स्प्लिट वाला कि बीच वाला टर्म को ऐसे तोड़ना है कि इसके योगफल या अंतर के बराबर हो और लास्ट दोनों के गुणनफल के बराबर हो। चलिए सेकंड करते हैं। यहां से दे रखा है ax स्क्वायर माइनस 2abx इज इक्वल टू 0। आप जब भी 2 टर्म दिया रहे, अगर यहाँ पे नंबर वाला है इसका अलग कॉन्सेप्ट है, और अगर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स वाला है इसमें कॉमन लेना। अगर कॉमन दिख जाए
तो यहाँ कॉमन दिख रहा है, एक तो a दिख रहा है, दूसरा x दिख रहा है, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, माइनस में 2, a तो निकल गया है, x भी निकल गया, बच गया b बराबर 0। अब यहाँ से दो टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ax को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0 बाय a, दैट मीन्स 0 आ गया। दूसरा यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको x माइनस 2b इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया, 2b आ गया, यहां से भी दो वैल्यू। तो कंसीडर हम लोग क्या करते हैं, तो ये 0 अल्फा के लिए और ये 0 बीटा के लिए, तो दो वैल्यू आया है। जब भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू ही आएगा। यहाँ पे ax स्क्वायर है तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0, यह मैं आपको बता चुका हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो थर्ड में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, वही बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना। तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है, अगर देखें तो यहाँ 1 चाहिए और 20 चाहिए, तो हम लोग प्लस में ले लेते हैं 5x और माइनस में ले लेते हैं 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पता चल गया होगा कैसे लिया, 5 में से 4 चला गया 1 और 5 चौके 20, प्लस माइनस माइनस 20। चलिए तो x कॉमन, तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो x प्लस 5 आ गया कॉमन आपका, यहां से x माइनस 4 बच गया इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू माइनस 5 और यहां से सॉल्व करें तो x का वैल्यू 4, तो इस तरह से हम लोग x का दो वैल्यू निकाल दिए। और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां दिख रहा हम लोग को 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसमें x नहीं है तो यहाँ कॉमन लेने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, कांस्टेंट टर्म जितना भी है सबको एक तरफ, x को एक तरफ, तो यहाँ से x स्क्वायर को हम यही छोड़ दिए, यहाँ गया 25 बाय 4, तो यहाँ से x का वैल्यू स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस और आ जाता है क्या चीज, स्क्वायर रूट। ये याद रखिएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 25 का 5, 4 का 2, यानी यहां से देखे तो x का एक वैल्यू प्लस में 5/2 और x का एक वैल्यू माइनस में 5/2, तो दो वैल्यू निकल गया। या ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा गलती ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 16, तो इसका आंसर आप सिर्फ 4 बोलिए, ना कि प्लस माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में जो नंबर है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो इसका रिजल्ट मॉडुलस एक्स आता है, ना कि एक्स। ये सब रिजल्ट आपको 10th के बाद पता चलेगा, खास करके ये वाला। लेकिन ये वाला आप दिमाग में रखिएगा कि अंडर रूट अगर कोई नंबर है तो बाहर निकल के वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे दूसरा केस है कि यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एक्स का कौन सा वैल्यू है जिसको स्क्वायर करने पर 25/4 आ जाए। तो हम देखेंगे कि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, इसीलिए प्लस माइनस लिखे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अगर रूट के अंदर 16 है तो केवल आंसर 4 आएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर मॉडुलस एक्स आता है, क्योंकि यहाँ भी जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, क्योंकि मॉड यहाँ रूट के बाहर जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मॉड लगाते हैं। मॉड मतलब अगर निगेटिव भी आएगा तो उसको ये पॉजिटिव बना देगा। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। अब अगला मेथड की ओर हम लोग चलते हैं, तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। तो हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि सीखे। अब सेकेंड मेथड देखिए, अब मैं आपको सेकेंड मेथड में ही दो मेथड सिखा दूंगा। पहला मेथड है द्विघात सूत्र की सहायता से और दूसरा है वर्ग पूरा करके, जिसको श्रीधराचार्य का नियम भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो आपको दिया गया है इक्वेशन, करा सिद्ध कीजिए कि x का मान ये होगा। तो ये जो आपको दिया गया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्विघात सूत्र की सहायता से बनाइए तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लिखा हुआ है वर्ग पूरा करके, वर्ग पूरा करके हल कीजिए, तो क्या कीजिएगा, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा और प्रूफ में जो प्रोसेस लगेगा वही हो जाएगा वर्ग पूरा करके, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही हो जाएगा द्विघात सूत्र। मतलब हम लोग एक ही प्रूफ से दोनों रूल को सीख लेंगे। ये रूल तो सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला यही है।
अब वर्ग पूरा करके इसका पूरा प्रोसेस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ग पूरा करके, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। आइए सीखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका प्रूफ। तो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में दे रखा है a नॉट इक्वल टू 0 है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो वर्ग पूरा करके जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों में से कोई एक, डिपेंड करता है किस पे, x के साइन पे। अगर x प्लस में तो ये, और अगर x माइनस में तो ये। यहां दिख रहा है x प्लस में है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग को ढूंढना है। तो आइए सीखते हैं कैसे ढूंढें। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोग को करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, यहां पे हम लोग को इसको अगर नंबर रहता तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे हम लोग को बनाना पड़ता। ये बनाने के बाद और आसान हो जाता, ये हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पे इस a से सब में भाग दे देंगे। गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, क्योंकि गुना करने पे, जैसे कि अगर 2 है तो 2 में आप 2 से गुना कीजिए तो भी परफेक्ट स्क्वायर यानी 4 बन जाएगा, और 2 में 2 से भाग दीजिए तो भी परफेक्ट स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो वर्ग पूरा करने में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो परफेक्ट स्क्वायर ये होना चाहिए, और उसको करने के लिए रूल 2 है, या तो आप उसी से, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसी से आप सब में गुना कर दीजिए, या उससे सब में आप भाग दे दीजिए। दोनों में से कोई भी रूल आप अपना सकते हैं। तो हम यहां भाग देके बनाते हैं इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। तो a से सभी पदों में भाग देने पर गुना करके भी बनाया जा सकता। चलिए तो भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब करना क्या आपको, मैंने कहा कि ये वाला लगेगा क्योंकि x है प्लस में, तो ढूंढते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना x। अब b का वैल्यू आपको खुद से ढूंढना है कि यहां हम b के बदले में यहां क्या रखें ताकि ये मिल जाए। तो कैसे, तो देखिए ऊपर b है नीचे a मिलना चाहिए, यहां एक्स्ट्रा में 2 है, तो सबसे पहले आप 2 लिख दीजिए ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब a चाहिए तो a लिख दीजिए, ऊपर b चाहिए तो b लिख दीजिए, मतलब कि इसको अगर b/2a से हम लोग गुना कर दे तो बन जाएगा b/a। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ b का मान, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है b का स्क्वायर। तो बस हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी अपने मन से जोड़े, ये क्वेश्चन में तो है नहीं, तो जो अपने मन से जोड़ते हैं उसको यहाँ पे घटाना भी पड़ता है। और क्वेश्चन में क्या था, प्लस c बाय, तो प्लस में c बाय और इज इक्वल टू 0। तो यही हुआ वर्ग पूरा करना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 टर्म हम लोगों को फॉर्मूला दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को हम उधर भेज देते हैं, तो देखिए उधर जाके ये क्या बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और वो प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया c बाय। तो यहां ध्यान से देखना है, तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम ले लेते क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो एलसीएम आपको हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में a कैंसिल आउट, तो 4a ऑफ c। अब हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, और स्क्वायर को उधर भेजने का हम लोग रूल जानते हैं कि यहां से अगर हम लोग इस स्क्वायर को उस तरफ भेजें तो प्लस माइनस और स्क्वायर रूट आ जाता है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां अगर हम रूट को स्प्लिट कर दें तो अंश में तो रूट रह जाएगा लेकिन हर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब इस प्लस बी बाई टू को उधर भेजें तो माइनस बी बाय टू ए हो जाएगा, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम है, और एलसीएम सेम रहने पर एज इट इज हम लोग हर को लिख देते हैं। तो ये देखिए आगे आपको कितना, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यही हम लोग का क्या कहलाता है, तो द्विघात सूत्र। ठीक है, और ये जो प्रोसेस पूरा आया इसको हम लोग कहते हैं वर्ग पूरा करके हल करना। एग्जाम में आपको इसका डेरिवेशन भी पूछ देता है, तो आप डेरिवेशन को भी सही से पूरा देख लीजिएगा। एवं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए ये था आपका द्विघात समीकरण, इसको अगर बोला द्विघात सूत्र से हल कीजिए तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए। यहाँ ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या दिया, बी है एक्स का गुणांक, सी है अचर पद, क्वेश्चन से ए बी सी निकाल के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। अब वर्ग पूरा करके अगर बोला हल करने तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के गुणांक को बना लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। बनाने का रूल क्या है, तो जो गुणांक रहेगा या तो उससे आप गुना कर दीजिए या उसी से भाग कर दीजिए। तो हम भाग करके यहाँ बनाए हैं, तो यहाँ भाग दिए सभी पदों में, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या किए, तो हम लोग देखे कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो x के कोफिशिएंट का जो आपको चिन्ह दिया, यहाँ प्लस दिया हुआ था तो प्लस दिया है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस दिया हुआ रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये होता है a स्क्वायर, ये टर्म होता है 2ab, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2a, अब b का मान अपने मन से लेना है तो हम लोग b बाई 2a रखे तो ये मिल गया। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फॉर्मूला में क्या होता है b स्क्वायर, तो ये अपने मन से जोड़े तो अपने मन से घटाना भी पड़ेगा, दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या था c बाय, तो यहाँ पे c बाय लिखे बराबर 0। अब ये तीन टर्म मिलके हम लोग को दे दिया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस दोनों को हम लोग बराबर की इस तरफ भेजे तो दोनों का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे भिन्न का घटाव किए, एलसीएम लिए, फिर इस स्क्वायर को जब हम बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस और रूट आ जाता है। अब रूट को स्प्लिट कर दिया, अंश में भी हर में भी, अंश में भेजे तो अंश का तो रूट निकलेगा नहीं, रूट रह गया, लेकिन हर का रूट निकल जाएगा वर्गमूल, तो 4a स्क्वायर का 2a हो गया। फिर इस b बाई 2a को उधर भेजे तो प्लस था, इधर माइनस आ गया, दोनों का एलसीएम लिए तो 2a, और अंश उसी तरह से हम लोग लिख दिए। अगर दोनों का एलसीएम मतलब दोनों का हर सेम हो तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, तो फॉर्मूला बन गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इस सूत्र को कहते हैं हम लोग द्विघात सूत्र, और ये पूरा प्रोसेस इसको कहते हैं वर्ग पूरा करके हल करना, या इसी नियम को कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। तो एग्जाम में आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है और क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। अब हम लोग इस दोनों सूत्र पे, दोनों जो सीखे हैं इस दोनों पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस ये प्रोसेस आप दिमाग में रखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने एक ही मेथड में दो मेथड को सीखा। जो हम लोगों ने फॉर्मूला का डेरिवेशन किया उसमें हम लोगों ने द्विघात सूत्र को भी देख लिया और वर्ग पूरा करके हल करना भी सीख लिया। अब उसी को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र से, फिर इसको वर्ग पूरा करके हल करेंगे। तो देखिए द्विघात सूत्र के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और हम लोग जानते हैं कि a क्या होता है, तो a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, दैट मीन्स a का वैल्यू 1 आ गया। b होता है क्या चीज, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ देखिए माइनस के साथ 5, तो माइनस 5 हो गया, और c अचर पद वो क्या हो गया, तो 6 हो गया। अब इस तीनों को उठा के इस फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस में और b लिख दिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b क्या है हम लोग का -5, इसका स्क्वायर -4, उसके बाद a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो देखिए यहां से x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 24, तो 25 और माइनस 24 अब बटे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है बटे 2, तो
तो अब देखिए x का वैल्यू एक आ गया 5 प्लस 1/2 और एक आ गया 5 माइनस 1/2। तो अगर सॉल्व करें 5 1 6/2 यानी 3 और 5 में से गया 4/2 यानी 2, यानी x का 2 मूल यहां हम लोग निकाल दिए। और ये था हम लोग का कौन सा, तो द्विघात सूत्र से। ये जो सूत्र है इस सूत्र को ही हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र। एक हम सिखाए हैं आपको यहाँ पे गुणनखंड विधि से जो शुरुआत में ही सिखाए थे। दूसरा मेथड हम लोग सीखे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन से ABC निकालना है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, और इस फॉर्मूला में लगा देना है सब वैल्यू को और फिर सही कैलकुलेशन रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं यहां वर्ग पूरा करके। वर्ग पूरा करके जिसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। तो क्या सिखाएं आपको कि जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में x के गुणांक को पहले आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। और परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 एंड डैश डैश डैश। अगर नहीं है तो बनाइए, अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखेंगे तो 1 है तो फिर बनाने का कोई जरूरत है नहीं, यहां ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो क्या सिखाएं, अगर नहीं होता तो जो गुणांक होता या तो उससे हम सब में गुना कर देते या तो भाग कर देते। दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात। तो यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब हो गया ए स्क्वायर। अब x है माइनस में और x माइनस में, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ढूंढेंगे। यहां से देखिए तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर माइनस 2a। अब b चाहिए। अब देखिए b चाहिए ताकि हम लोग क्या हो जाए, यहाँ 5x हो जाए। तो यहाँ हम लोग को 2 नहीं चाहिए क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं। तो जो नहीं चाहिए उसको आप हर में लिख दीजिए और जो चाहिए उसको आप अंश में लिख दीजिए। मतलब यहाँ 5/2 से अगर हम गुना कर दे तो कैंसिल आउट करने के बाद 5x मिलेगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला के हिसाब से प्लस b का स्क्वायर, लेकिन ये क्वेश्चन में है ही नहीं। तो जो क्वेश्चन में नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए और हटाने के लिए अगर जोड़े हैं तो घटाइए। और प्लस में क्वेश्चन में 6 था तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहला 3 टर्म मिलके यहां से ये तीनों क्या दे देगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। इस दोनों को उधर फेंकिए तो ये माइनस है तो प्लस उधर जाके हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25/4 और प्लस है 6 में, उधर जाके माइनस 6, कुछ नहीं तो 1। अब यहां से देखिए तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4, ये हो गया 25 माइनस 24। तो यहां से x माइनस 5/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर स्क्वायर को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस और रूट आता है, मतलब प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ 5/2 को भी आप उधर भेजते हैं तो 5/2 माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस, और उधर पहले से प्लस माइनस 1/2 है। यहां से भी देखें तो x का मान एक बार हम लोग ले लेंगे 5 प्लस 1/2, एक बार ले लेंगे 5 माइनस 1/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे 5 1 6/2 यानी 3 और 5 में से गया 4/2 यानी 2। और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं वर्ग पूरा करके हल करना। बात क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे द्विघात सूत्र तो डायरेक्ट फॉर्मूला ABC निकालिए रखिए निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और जो जो प्रोसेस हम जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे आप अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आसानी से आएगा। तो ये दोनों तरीका सीखे और इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का तीनों मेथड सीख गए, गुणनखंड से भी, उसके बाद द्विघात सूत्र से भी, उसके बाद वर्ग पूरा करके भी। अब हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति हम लोग द्विघात समीकरण में कैसे निकालते हैं, अब उसको हम लोग सीखते हैं। तो द्विघात समीकरण में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का पहचान सीखा और उसके बाद जो है हम लोग पहचान करने के बाद द्विघात समीकरण के मूल के बारे में सीखा कि मूल क्या होता है और कितना होता है, और उसके बाद मूल निकालने की विधि को सीखा, गुणनखंड, द्विघात सूत्र और वर्ग पूरा करके। अब हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति, यानी द्विघात समीकरण का जो हम लोग मूल निकालेंगे वो कब वास्तविक होगा और कब वास्तविक नहीं होगा, उसका कैसे हम लोग जो है उस विधि को हम लोग सीखते हैं। आइए तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c ये 0 के बराबर और a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहां पर
जो मूलों की प्रकृति हम लोग निकालेंगे, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? तो ये टोटली डिपेंड करता है डी पे। डी दैट मीन्स क्या चीज? डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट यानी मूलों की प्रकृति टोटली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विवेचक या फिर विविक्त कर, दोनों कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी इसका वैल्यू भी निकालने के लिए पूछ देता है। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको चाहिए डी का वैल्यू। डी दैट मीन्स क्या चीज? डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवेचक या विविक्तिकर। तो आइए सीखते हैं कि डी कैसे निकालेंगे। अगर डी पता चल गया तो समझ लीजिए आपको मूलों की प्रकृति भी आ गया है। देखिए डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस कहानी खत्म। समीकरण में जो एबीसी है, द्विघात समीकरण में हम लोग एबीसी जानते हैं, ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हो गया एक्स का गुणांक, सी हो गया अचर पद, उसको निकाल के इस फॉर्मूला में रखिए तो आपको डी का वैल्यू आ गया। अब डी का वैल्यू आपको बताएगा कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है या फिर अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक है, तो कैसे? देखिए जैसे हम लोग कि डी का मान निकाले और ये आ गया 0 के बराबर। समीकरण में एबीसी दिया हुआ था, निकाल के इसमें रखे और डी का मान आया 0, तो मूल जो होगा वो वास्तविक और समान। देखिए समान का मतलब क्या हुआ? इक्वल। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अभी तक हम लोग जो सॉल्व किए सब में वैल्यू अल्फा और बीटा आ रहा था। मतलब यहाँ पे दोनों मूल अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होगा। कब? जब डी 0 हो जाए। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक, विविक्त का डिस्क्रिमिनांट अगर 0 हो जाए तो मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। मतलब दोनों समीकरण यानी एक्स का जो दोनों मान निकालेंगे, दोनों मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा, डी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा यानी प्लस में, तो मूल आपका हो जाएगा वास्तविक और असमान, यानी दोनों मूल आपस में बराबर नहीं होगा। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। अगर 0 के बराबर वास्तविक, समान, अल्फा बीटा बराबर। अगर डी 0 से बड़ा या वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं होगा अल्फा बीटा के। और अगर डी का मान नेगेटिव आ गया माइनस में यानी 0 से छोटा, तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और इस केस के बारे में ज्यादा हम लोग को दिमाग भी नहीं लगाना है क्लास 10th में। जैसे हम लोग चेक किए डी का मान माइनस में आया, बस वास्तविक नहीं होगा लिख के आगे बढ़ जाना है, कुछ आगे करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0 में वास्तविक और समान, यहाँ हम लोग अल्फा बीटा निकाल भी सकते हैं, यहाँ हम लोग अल्फा बीटा निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ वास्तविक नहीं होगा लिख के आगे बढ़ जाना है। अब आइए चेक करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हम लोग ले लिए एक्स स्क्वायर, जो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, माइनस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा कि इस द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति जब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले ए निकालना है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना आ गया? तो माइनस के साथ 5 और सी का वैल्यू 6। अब क्या सीखा है? मूलों की प्रकृति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो डी है, डिस्क्रिमिनांट। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए बी मतलब -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6, ये हो गया कितना? 25 माइनस 24 और कितना आया? 1, यानी डी का वैल्यू 1 है। और 1 किस कैटेगरी में आ रहा है? 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा तो क्या होगा? वास्तविक और असमान। मतलब इस समीकरण का जो मूल होगा दोनों, ये हो जाएगा क्या चीज? तो वास्तविक और असमान। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं क्या चीज?
मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये डिस्क्रिमिनांट, इसका वैल्यू आप निकालिए और मूलों की प्रकृति बता दीजिए। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं मूलों की प्रकृति से रिलेटेड। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से टैकल कर सकें। तो हम लोगों ने सीखा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, डी डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग विवेचक या विवेक्तिकर कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान। तो क्या सिखाएं आपको, तो आपको निकालना है डी। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अगर 0 से बड़ा हो गया, ये हम सिखा चुके हैं, तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान। अगर 0 के बराबर तो वास्तविक समान, और 0 से बड़ा तो वास्तविक असमान। तो आंसर आपको सीधा लिखना है डी ग्रेटर देन 0, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखिए, समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में फेंक के मारना है इस क्वेश्चन का आंसर कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समीकरण ये दिया हुआ है के लिए बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का चिन्ह लिखिए, मतलब डी निकाल के उसका साइन बताना। तो देखिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं। तो सेकेंड नंबर का है, तो इक्वेशन हो गया आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इक्वेशन से बताइए, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -1, सी का भी वैल्यू -1। तो अब हम लोग निकाल लेंगे किसका वैल्यू, विविक्तिकर यानी डी, और डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -1। यहां से -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 और 8 1 9, और 9 क्या है, तो चिन्ह कहता है तो धनात्मक है, तो ये हो गया धनात्मक। प्लस भी मतलब वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक, अगर माइनस आता तो माइनस भी यानी ऋणात्मक। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति मतलब हुआ कि वास्तविक समान, वास्तविक असमान या वास्तविक नहीं, मतलब उसके लिए भी डी निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन से आप पहले एबीसी निकालिए। तो ए का वैल्यू कितना 6, बी का वैल्यू माइनस में 11 एंड सी का वैल्यू प्लस में 3। तो चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मतलब क्या हो गया, -11, इसका स्क्वायर -4, ए एंड सी। देखिए 11 का स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो गया 121, माइनस ये कितना हो गया, तो 6 चौके 24 और 24 दिया कितना होता है 72, और घटाएंगे तो यहाँ से आ गया 49, यानी डी का मान 49, और 49 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब कौन सा कंडीशन, डी ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक और असमान। तो लिख देंगे इसमें प्रकृति में वास्तविक और असमान। देखिए कितना आसानी से बन रहा है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए लास्ट में कहता है कितना के लिए विवेक्तिकर का मान बताइए। सेम वही तो क्वेश्चन है 4 नंबर में। यहां से देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया 3√3, बी का वैल्यू कितना आ गया 10, और सी का वैल्यू आ गया कितना √3। चलिए डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 -4, ए का वैल्यू कितना है 3√3, उसके बाद सी का वैल्यू भी 3 है। तो 100 माइनस 4 तिया 12 और ये भी 3, तो 4 तिया 12 तिया कितना हो गया 36, मतलब कि मान कितना आया 64। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एकदम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसी यानी ये जो मूलों की प्रकृति है इसी का हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन को देखेंगे। उस क्वेश्चन में आपको दे देगा कि अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है और इसमें कोई अननोन क्वांटिटी घुसा देगा, जैसे पी है क्यू है कुछ भी, उसका मान बताइए। दे देगा समीकरण का अगर मूल का प्रकृति वास्तविक और समान है तो पी का मान बताइए।
या वास्तविक और समान है तो p का मान बताइए। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अब उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। तो मूलों की प्रकृति से रिलेटेड हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें थोड़ा जो है डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि p के किन मानों के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन कि मूल अगर बराबर हो तो हम लोग क्या जानते हैं, d 0 होता है। d का मान अगर 0 है तो हम लोग सीखे हैं कि मूल बराबर होता है, तो d को कर देंगे 0 के बराबर। तो d का मतलब हो जाएगा आपको b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन से आप देखिए तो b का वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है p और c का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 25 माइनस में 12p इज इक्वल टू 0 और यहाँ से सॉल्व करें तो p का वैल्यू हो गया 25/12। इसको हम लोग बना सकते हैं, यानी 25/12 के लिए इस द्विघात समीकरण में जो मूल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। दूसरा सॉल्व करें तो दूसरा अगर देखें तो कह रहा है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक है, इसे सिद्ध करें। तो मूल वास्तविक को सिद्ध कैसे करेंगे, d निकालेंगे। d या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग का ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग b² माइनस 4ac निकालते हैं। देखिए यहाँ से b², इसमें देखिए b मतलब क्या हो गया, x का गुणांक, a² माइनस 4 इंटू a का मान क्या हो गया, तो a प्लस b इंटू c का मान क्या हो गया यहाँ से, तो माइनस b। ये क्या हो जाएगा, a² माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 4 और b इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया a² प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से देखिए तो लिख सकते हैं इसको हम लोग a² प्लस 2ab प्लस 2b का स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर, और कोई भी जो रियल नंबर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे वो हमेशा या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 हो सकता है। ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो हम लोग d निकाले, ये d क्या है, ये या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो इस तरह से ये चीज प्रूव्ड हो गया कि इस समीकरण का जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक के लिए हम क्या जानते थे, ये साबित करना था और हम लोग निकाल के ये चीज साबित कर दी। जब भी आपको किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर दिखे तो ये हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस का भी तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन को बनाए। अब आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 1 2 3 मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये धन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धन होगा तो x² माइनस 3x प्लस 2, ये कह रहा है धन होगा मतलब ग्रेटर देन 0। धन मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। ये कह रहा है धन होगा कब, जब x 2 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए गुणनखंड से क्या लिखेंगे, x माइनस 2x माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 को अगर हम कॉमन ले ले तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए ये दो संख्या का गुणनफल है, और दो संख्या का गुणनफल तभी 0 से बड़ा होगा या तो दोनों प्लस में हो जाए, तभी ना प्लस 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 0 से बड़ा, या तो दोनों माइनस में हो जाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या तो दोनों प्लस में या तो दोनों माइनस, मतलब दो केस यहाँ पे राइज होगा। तो केस वन में क्या देखेंगे, दोनों को पॉजिटिव लेंगे। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 ऑल्सो ग्रेटर देन 0।
दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, तो यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 1। अब यहां से हम लोग ग्राफ के थ्रू चेक करेंगे, तो यहां से अगर हम ग्राफ खींचे तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 1 पहले 2 बाद में। अब यहाँ कर रहा है x 2 से बड़ा, इधर होता है राइट साइड बड़ा लेफ्ट साइड छोटा, तो 2 से बड़ा मतलब इधर, और दूसरा है 1 से बड़ा तो वो इधर जाएगा। और दोनों में अगर हम कॉमन पार्ट चेक करें तो कॉमन पार्ट हम लोग को दिख रहा है ये, यानी 2 के राइट साइड मतलब x ग्रेटर देन 2, ये पहला पार्ट आ गया हम लोग को। अब दूसरा पार्ट यानी केस 2, तो यहां से देखते हैं केस 2 में तो क्या दिखेगा कि दोनों माइनस में मतलब x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x माइनस 1 भी लेस देन 0, तो x लेस देन 2 आया यहां से सॉल्यूशन, एंड यहां से x लेस देन 1 आया यहां से सॉल्यूशन। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 1 और 2, यहाँ कह रहा है 1 से छोटा इधर और 2 से छोटा इधर, और दोनों में कॉमन पार्ट क्या है ये वाला, यानी 1 से छोटा, यानी यहां से आ गया x 1 से छोटा। यही हुआ, x या तो 2 से बड़ा होगा या x 1 से छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। यहां से देखिए ये वाला इक्वेशन था, गुणनखंड करके हम लोग यहां तक पहुंचे। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे होगा, तो जब या तो दोनों प्लस में या तो दोनों माइनस में। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर देखें तो 8 इंटू 7 दोनों को गुना करें तो भी रिजल्ट प्लस में, या -8 इंटू -7 तो भी रिजल्ट प्लस में। मतलब अगर रिजल्ट प्लस में है और 2 नंबर मल्टीप्लाई के रूप में है तो या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है p के किन मानों के लिए इतना के वास्तविक गुणनखंड होंगे। तो वास्तविक गुणनखंड हम लोग क्या जानते हैं, वास्तविक मतलब 2 केस अराइज होगा, यानी या तो d का मान ग्रेटर देन या तो d का मान लेस देन इक्वल टू 0। इस पे हम लोग बैठाएंगे और इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम जो है आपको ये वाला बताए थे, यहाँ मूल बराबर था तो d का मान हम लोग क्या लिए थे, 0 लिए थे। इसमें कहता है आपको वास्तविक, तो वास्तविक के लिए दोनों कंडीशन आपको रखना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन, तो d ग्रेटर देन भी 0 और इक्वल टू भी 0। तो इस क्वेश्चन को आपको बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, और अगर क्वेश्चन ये नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका जो है सॉल्यूशन डाल दूंगा। इस तरह से हम लोग का द्विघात समीकरण लगभग समझिए समाप्त हो गया। अब केवल है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग जो है भाषा से समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, अगर आप जो है इस वीडियो पे जो है आप अपना प्यार देंगे तो, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा द्विघात समीकरण, पूरा सही से आप लोग देखिएगा, बनाइएगा और फिर चैप्टर को बनाइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है सॉल्यूशन लिख के भेज दीजिएगा और मैं आपको क्वेश्चन वो सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। और जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।